फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंस की मैनेजमेंट करना। मतलब क्या है? फाइनेंस जुटाना ही जरूरी नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेज, हाउ टू मैनेज योर बिजनेस, है ना। एंड फाइनेंस की मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंस की मैनेजमेंट करना। आप फाइनेंस की मैनेजमेंट कितनी अच्छी कर पाते हो? फाइनेंस मैनेजर का काम है ना ये, फाइनेंस की मैनेजमेंट करना। और किसका काम है? फाइनेंस वाला ही करेगा मैनेजमेंट फाइनेंस की, सही है ना। अब देखो फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग सीखेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर पता करेंगे क्या होता है, कंसेप्ट एंड डिटरमिनेंट्स करेंगे। फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कंसेप्ट एंड डिटरमिनेंट करेंगे। सबसे पहले 9.1 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज कंसर्न्ड विद इफेक्टिव एक्वाइजिशन एंड यूज ऑफ मनी। मतलब इफेक्टिव एक्वाइजिशन मतलब कम से कम ब्याज रेट पे अपने को मनी मिले और उसको अच्छे से अच्छा यूटिलाइज कर सके, वही है पैसे का यूटिलाइजेशन। अनपढ़ आदमी के हाथ में पैसे चाहिए, करोड़ रुपए हो, यूटिलाइज करने नहीं आते उसको, ठीक है। अब मान लो क्या है, यूटिलाइजेशन भी आना जरूरी है, पैसे हाथ में होना ही होना जरूरी नहीं है, यूटिलाइज भी करो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसी को बोलते हैं, सही मायने में बोला जाए तो, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख लो क्या। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन। एफिशिएंट ऑपरेशन में उस फंड को अच्छे से यूटिलाइज करना और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसे प्राप्त करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। समझे कि नहीं समझे? एफएम बोल सकते हो तुम इसको, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बीकॉम में भी आता है, सीए के अंदर में भी ये पूरी बुक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ठीक है। बात करेंगे अभी, देखो इसके बाद में रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? रोल का मतलब क्या है? क्या रोल है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, क्यों जरूरी है? भाई सारा कुछ पैसा ही तो है बिजनेस में, अगर वो मैनेज नहीं हो पाया अच्छे से तो खत्म है बिजनेस, सीधी सी बात है। अगर पैसा कंट्रोल नहीं हो पाया ना भाई, बात खत्म। या अच्छे जगह अच्छी तरीके से इन्वेस्ट नहीं हो पाया, आप अच्छे से यूज नहीं कर पाए, बात खत्म है वहां पे। अगर आप ज्यादा ब्याज पे पैसे उठा लेते हो, ब्याज पर नाफा हो जाएगा, प्रॉफिट ही नहीं आएगा, फायदा क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगी तो आप कम से कम ब्याज पे पैसे उठा पाओगे, मतलब वो सोचेंगे और सारी चीज सर्च करेंगे तो कम ब्याज पे पैसा मिलेगा, है ना। तो रोल क्या है देखो, डिटर्मिनेशन एंड साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट। देखो सबसे पहले क्या है, अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट द टोटल इन्वेस्टमेंट देखो इन फिक्स एसेट्स एंड एवरी इंडिविजुअल फिक्स एसेट इज डिटरमाइन। इसके अंदर में फिक्स एसेट की वैल्यू डिटरमाइन करना, उस पे पैसे कितने लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए देखना। देखो द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट डिपेंड्स ऑन द कैपिटल बजटिंग। आपकी कितनी कैपिटल, आपका बजट कितना है। डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। भाई 4 मशीन है, 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन। ये 1 करोड़ की है, ये 2 करोड़ की है, ये 3 करोड़ की है। अभी ये देखने का है भाई हमारा हिसाब क्या है, हमारा हिसाब क्या है, प्रॉफिट कौन सा ज्यादा जनरेट कर रही है, प्रोडक्ट किसमें, आउटपुट किसमें है ज्यादा, मतलब क्या क्या चीजें किसमें बढ़िया है, उस हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन लेना ये काम है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ही लेगा डिसीजन इसका। एग्जांपल, ए कैपिटल बजटिंग डिसीजन टू इन्वेस्ट 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, वुड रेज द साइज ऑफ फिक्स एसेट ब्लॉक बाय दिस अमाउंट। 500 करोड़ तक का फिक्स एसेट लेना है और अपने को बढ़िया से बढ़िया लेना है। डिसीजन लेने का काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। एक तो ये रोल था, डिटरमिनेशन ऑफ अ साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट का कंपोजिशन करना और करंट एसेट को एक्वायर करना। देखो द साइज ऑफ कंपोजिशंस ऑफ करंट एसेट्स डिपेंड्स ऑन द डिसीजंस अबाउट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। सीधी बात है, अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में करोगे तो करंट में कम कर पाओगे, बात ये है। देखो क्रेडिट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी इसी के थ्रू होगी। देखो एग्जांपल, इंक्रीज इन क्वांटम ऑफ फिक्स एसेट विल रिजल्ट इन हायर डिमांड फॉर वर्किंग कैपिटल। भाई सीधी बात है, अगर फिक्स कैपिटल ज्यादा होगी, मशीनें ज्यादा होगी यदि, तो सीधी बात है ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, इन्वेंट्री ज्यादा रखनी पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। हाथ में वर्किंग कैपिटल का होना ज्यादा जरूरी है ना। क्यों ज्यादा जरूरी है? क्योंकि आपके पास मशीनें ज्यादा होगी, मशीनें ज्यादा होगी तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत है। बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे रन करने के लिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आगे चलो, बिकॉज ऑफ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी,
longer credit period extend to debtor will result in block of fund। भाई सीधी सी बात है, अगर आप लॉन्ग क्रेडिट पॉलिसी दे रहे हो, भाई दे दियो कोई नहीं, साल में दे दियो पैसे, तो ज्यादा कस्टमर होंगे तुम्हारे पास, सीधी बात है। सोचेंगे भाई हाँ भाई ये सही मतलब उधार कर रहा है, बढ़िया है ना, ज्यादा कस्टमर बढ़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्रेडिट पॉलिसी बनाई तुमने, ब्लॉक कर दिया पैसा तुमने डेटर में सारा का सारा। सही है, आगे चलो। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोज, भाई कहने का क्या मतलब है, डेटर पॉलिसी भी तो बनाएगा ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बात करेगा ना कि कस्टमर को कितने दिन की उधार देनी है, कस्टमर को कितने महीने की उधार देनी है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है भाई, ब्याज भी तो भरना पड़ेगा ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही सोचेगा ये बात, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा कितने दिन की उधार देनी है या क्या करना है, ये भी तो रोल है। आगे चलो। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोजिशंस ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस की कितने रिक्वायरमेंट है, देखना भी तो काम है। देखो, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक डिसीजन अबाउट द प्रोपोर्शंस ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। भाई प्रोपोर्शन डिसाइड करेगा नहीं करेगा, जैसे इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, लॉन्ग टर्म फंड है ना। अब छोटे छोटे टर्म के, एक साल से कम शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट भी बोल देते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। भाई प्रोपोर्शन तो एफएमई डिसाइड करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा कितना होना चाहिए। देखो इक्विटीज की मात्रा कितनी होगी और सब चीजें, है ना। एन ऑर्गेनाइजेशन वांटिंग टू हैव स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन। देखो अच्छी लिक्विडिटी पोजीशन चाहिए, वुड रेज रिलेटिवली मोर लॉन्ग टर्म फंड। अगर मेरे को मान लो मोर लिक्विडिटी चाहिए, मेरे हाथ में ज्यादा कैश रहे, तो मैं क्या करूंगा, लॉन्ग टर्म फंड इशू करूंगा मार्केट में, जैसे इक्विटी शेयर लाइक, है ना। इवन इफ दे आर एज्यूम्ड टू कॉस्टलियर एज कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड से कॉस्टलियर तो है, लेकिन फिर भी हाथ में पैसे ज्यादा रहेंगे ना। लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होती है एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। assumptions, शॉर्ट टर्म फंड्स कॉस्ट लेस देन लॉन्ग टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड की कॉस्ट कम पड़ती है लॉन्ग टर्म से, ठीक है। एजम्पशन मान के चल रहे हैं। देखो, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू रिमेन लिक्विड इट विल रेज मोर फंड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सोर्स। अगर आपकी फर्म लिक्विड है, आपके पास जो संपत्ति है जल्दी से जल्दी कैश में बदल सकते हैं, उसको लिक्विड बोलते हैं। अब देखो कंक्लूजन, द हायर द प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड द मोर विल बी लिक्विडिटी। अगर लॉन्ग टर्म फंड ज्यादा है आपके पास में, मोर लिक्विडिटी होगी आपके हाथ में, बट बीइंग कॉस्टलियर इट रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी। ये प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है भाई, ब्याज वगैरह ज्यादा लगते हैं लॉन्ग टर्म फंड में। लंबे समय तक अगर आप ब्याज बदलवाओगे, किस्तें बदलवाओगे या कुछ भी करोगे, ज्यादा ब्याज लगेगा, सीधी सी बात है। ज्यादा किस्तें बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी हार्म होगी। देखो, हेंस द फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू मेक चॉइस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। भाई दो चीजों में से एक तो सोचना पड़ेगा, या तो आप शॉर्ट टर्म फंड ले लो, कम ब्याज लगेगा, प्रॉफिट आपका ज्यादा हो जाएगा, या आप एक चीज सोच लो कि लिक्विडिटी सोच लो, आपके हाथ में ज्यादा पैसा रहे। भाई कम किस्त बनेगी, मान लो एक तो 20,000 रुपए की किस्त बनती, एक तुम्हारी 2,000 रुपए की किस्त बनी है, फिर लॉन्ग टर्म हो गया ना, ये नहीं समझे। तुम्हारे हाथ में कैश ज्यादा रहेगा, 20,000 की अगर किस्त, 2,000 की अगर किस्त होगी तो तुम्हारे हाथ में 18 तो रहेंगे ना, बात ये है 18 ज्यादा रहेंगे, तो ये बात है। अभी देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। देखो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्स डिसाइड करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, डेप्ट है, जैसे डेप्ट का मतलब कर्जे लेना, डेप्ट का मतलब कर्जे लेना, मतलब वो मर्जी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैसे सोर्स, कैसे कहां से पैसे जनरेट करें। डिबेंचर सुने हैं, चैप्टर भी करें, डिबेंचर होल्डर से पैसे लेना, डेप्ट इशू करना मार्केट में, इक्विटीज एंड शेयर कैपिटल इशू करना मार्केट में, ओके। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर इशू करना मार्केट के अंदर में, ठीक है। शेयर्स इशू करके आप लॉन्ग टर्म पैसा इकट्ठा कर सकते हो और डिवेंचर इशू करके कर सकते हो, सीधी सी बात है। प्रोपोर्शन तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। 2:1 की रेशियो बेस्ट रेशियो मानी जाती है, 2:1, ठीक है। 2:1 की रेशियो बेस्ट बताई जाती है। देखो, द फाइनेंस मैनेजर हैज मेक ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड ए बैलेंस्ड डिसीजन इज टेकन। मतलब कहने का क्या है, बैलेंस डिसीजन लेना है, वो भी हो यूं ना होगा सारे मालिक हो, सही है, बात ये है। और यूं ना हो कि सारे कर्जदार हो, बात ये है। दोनों के बीच में सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा।
मतलब कहने का क्या है, वो भी हो, बात ये है एक जगह से कर्जदार भी जरूरी है, एक जगह से मालिक भी जरूरी है। मालिक हो जाएंगे सारे तो फिर मालिक की डोमिनेंस चलेगी ज्यादा से ज्यादा, बात ये। डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई प्रॉफिट एंड देखो, वेरियस आइटम इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस गेट इन्फ्लुएंस और अफेक्टेड बाय डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजन। डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजन द्वारा प्रॉफिट एंड लॉस अफेक्ट होएगा नहीं होएगा। मान लो ज्यादा आपका क्या है, डिवेंचर इशू करेंगे तो ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, ब्याज प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है ना, अफेक्ट करेगा ना उनके डिसीजन पे, उनके डिसीजन से प्रॉफिट एंड लॉस अफेक्ट होएगा, बात ये है। अभी फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ डेप्ट, सीधी बात है, डेप्रिसिएशन है, जितनी ज्यादा महंगी मशीन खरीदोगे उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, या फिर कम लाइफ की मशीन खरीदोगे, नकली मशीन खरीद लिया आपने, डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा, सीधी सी बात है, खराब होने का ज्यादा खतरा रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे सीधा इफेक्ट पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेगा ना उस चीज का, बात ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है उसका प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो बैड इफेक्ट हो चाहे वो गुड इफेक्ट हो, पड़ता ही है फर्क। सही है कि नहीं है? आगे चलो। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, उद्देश्य क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के होने के, क्या उद्देश्य है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ which means to increase the value of capital invested in the business by equity shareholder। मतलब कहने का क्या है, जो वैल्यू इक्विटी शेयर होल्डर ने लगाई है बिजनेस के अंदर में, उस वैल्यू को बढ़ाना है ना, उस वैल्यू को बढ़ाना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर पे डिपेंड करती है ना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। भाई आपकी कंपनी के शेयर की वैल्यू क्या है? भाई शेयर की वैल्यू तो सीधी बात है, कई कारणों से कम हो सकती है, कई कारणों से ज्यादा हो सकती है। आपकी कंपनी अच्छी क्वालिटी की गुड्स बेच रही है, सर्विसेज दे रही है ना, आपकी कंपनी डे बाय डे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, आपकी कंपनी मार्केट में बहुत अच्छा पोटेंशियल रख रही है, आपकी कंपनी को प्रॉफिट होएगा, आपकी कंपनी के शेयर बढ़ेंगे, सीधी सी बात है, शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे। शेयर के प्राइसेस कब बढ़ते हैं? जब आपके फाइनेंशियल डिसीजन अच्छे हो, ठीक है ना, मतलब आप कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, एक एक रुपया बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें से क्वालिटी खराब कर दी आपने, कॉस्ट रिडक्शन करने के चक्कर में क्वालिटी खत्म कर दी प्रोडक्ट की, कस्टमर डिससेटिस्फाइड होएगा, सेल कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम होएंगे, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पे फर्क पड़ जाएगा, सीधी सी बात है। फर्दर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज लिंक्ड टू द थ्री बेसिक फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। देखो शेयर प्राइस तो सीधी बात, भाई डिविडेंड क्या होता है? व्हाट इज डिविडेंड? शेयर पे जो प्रॉफिट मिलता है, भाई मैं पहले देखूंगा ना शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले मेरे को कितना रिटर्न मिल रहा है, डिविडेंड पे होएगा नहीं होएगा शेयर प्राइस। अगर डिविडेंड कंपनी अच्छा दे रही है, प्रॉपर दे रही है, तो क्या होएगा? शेयर के प्राइस अच्छे होंगे, क्योंकि भाई डिविडेंड मिल रहा है ना, प्रॉपर अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, तो शेयर के प्राइस आई जाएंगे, लोग ज्यादा खरीदेंगे डिविडेंड वो शेयर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से भी फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है शेयर प्राइस पे। फाइनेंसिंग डिसीजन से भी ये बातें करेंगे सारी की सारी, ठीक है। अब आगे चलो। Thus wealth maximization can happen through efficient financial decision। एफिशिएंट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही काम है, ऑब्जेक्टिव है। एफिशिएंट मतलब सस्ते से सस्ता जुगाड़ किया जाए पैसों का और अच्छे से यूटिलाइज किया जाए उन पैसों को। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है? देखो क्लेरिफिकेशन देखो। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज द इंडेक्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। इफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीजेस, it can be said that capital wealth invested by the equity shareholder has been appreciating। सीधी सी बात है, अगर कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? मार्केट की वैल्यू, शेयर कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब जो कैपिटल लगाई हुई है इक्विटीज ने, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, शेयर वैल्यू बढ़ रही है। ऑन द कंट्री, फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द वेल्थ पे फर्क पड़ेगा। अगर शेयर प्राइस गिर रहा है तो खत्म होता जाएगा, इन्वेस्टर छोड़ते जाएंगे उस कंपनी को, सीधी सी बात है। इन्वेस्टर लेफ्ट कर देंगे कंपनी को, तो क्या होगा? कंपनी डूबने के कगार पे आ जाएगी, लिक्विडेशन के कगार पे आएगी, धीरे धीरे करके एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। शेयर में लॉस हो रहा है तो छोड़ूंगा ना शेयर को, रखे थोड़ी रखूंगा, और थोड़ी बनाए रखूंगा उस पे, बात ये। अभी देखो, शेयर करंट वेल्थ इन ए कंपनी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर जितने मैंने होल्ड किए। मान लो मैंने सेल लिमिटेड कंपनी है, 100 शेयर लिए हुए उसके, करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए है, 10,000 रुपए के लिए, ओके ठीक है।
अब मान लो इसका प्राइस 98 हो गया, मेरे को डर है कि यार 95 ना हो जाए, 90 ना हो जाए, सेल करके निकलो इससे बाहर, सही है। तो भाई सीधी सी बात है ना, छोड़ूंगा मैं तो भाई एडवर्स इफेक्ट है, प्राइस जाएगा तो भाई मैं तो निकलूंगा। या फिर आप होल्ड रखना चाहते हो तो होल्ड रख लो, होल्ड रखना पड़ेगा अगर बचाना है तो प्राइस, और क्या पता होल्ड रखे 80 का चल जाए, सीधी बात है। शेयर मार्केट का कुछ नहीं पता भाई, सीधी सी बात है। अभी देखो एफिशिएंट और ऑप्टिमम फाइनेंशियल डिसीजन, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन बढ़िया से बढ़िया होने चाहिए ना। आप जो मशीन खरीद रहे हो या आप जो चीज खरीद रहे हो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया। देखो इट मींस द फाइनेंशियल मैनेजर शुड टेक सच डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एज आर रिलेटिंग मोर प्रॉफिटेबल, जो मोर प्रॉफिटेबल हो वहीं पे आप इन्वेस्ट करो। ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? इट मींस दैट द फाइनेंस मैनेजर शुड मेक सच ए मिक्स ऑफ डेब्ट कैपिटल एंड शेयर कैपिटल। मतलब ऑप्टिमम फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब क्या है? जब आप फाइनेंस नहीं जुटाते मार्केट से, फाइनेंस इकट्ठा करते हो भाई, उसका एक मिक्सचर अच्छे से अच्छा बनाए, डेप्ट भी हो उसमें, कैपिटल भी हो, ठीक है, शेयर कैपिटल भी हो, डेप्ट भी हो, दोनों होने चाहिए। बात ये है, मतलब आपको कर्जा लेना है ना मार्केट से पैसा उठाना है, जो ऑप्टिमम फाइनेंशियल डिसीजन, आपको क्या रेशियो रखनी है डेप्ट की और इक्विटी की, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम फाइनेंशियल डिसीजन, सही है। 2:1 रेशियो जो है बहुत बढ़िया रेशियो बताई जाती है। ऑप्टिमम फाइनेंशियल डिसीजन जो है रेशियो 2:1 इज द बेस्ट रेशियो। अच्छा, ऑप्टिमम डिसीजन डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन भी ऑप्टिममली होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया दो डिविडेंड, ताकि शेयर होल्डर और ज्यादा इन्वेस्ट करे पैसे कंपनी के अंदर में। देखो इट मींस दैट टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन सच ए मैनर दैट दे फील सेटिस्फाइड एंड एट द सेम टाइम द कंपनी आल्सो हैज सफिशिएंट रिजर्व टू मीट इट्स फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। मतलब कहने का क्या है भाई, सारा का सारा पैसा मत बांट दो, कुछ पैसा रखो रिजर्व में, कल को काम आएगा बिजनेस के लिए। यूं नहीं है भाई आपको 10 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट इन द शेयर होल्डर, नो, आपको कुछ रखना पड़ेगा, कंपनी की वर्थ बचानी है, कंपनी को रखना है आगे संभाल के, तो आपको कुछ ना कुछ पैसा रिजर्व करके भी तो बना के चलना पड़ेगा। बात ये है, समझा नहीं आया? तो ये है फाइनेंशियल डिसीजंस। देखो मॉडर्न थिंक्स हैव मेड ए मेंशन ऑफ 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस। देखो ये 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जरूरी है, फाइनेंशियल डिसीजन, इनके बिना काम नहीं चलेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक, तो फाइनेंसिंग डिसीजन है, एक डिविडेंड डिसीजन है, ठीक है। अब